$705 मिलियन की ये इंडस्ट्री है एंड इट इज टोटली अनटैप्ड इन पाकिस्तान। सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी को एंटरप्रेन्योर उसकी माँ ने बनाया था। वो रोज उसको ₹2 देती थी और कहती थी ₹1 तुम्हारा और एक सोसाइटी के। वो घर से अपनी माँ की गोद की ट्रेनिंग से एंटरप्रेन्योर बना था। बेसिक गैप्स है, हमारे पास बेसिक टूल्स नहीं है। मेडिकल डिवाइसेस इंडिया के साथ हमारा भी रिसेंटली 4 दिन के लिए एंगेजमेंट हुई, 3 दिन के लिए हुई। तो सबसे पहली चीज जो डिस्टर्ब होती है वो सप्लाई चेन होती है कि कंटेनर्स ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइसेस हैं उनकी वजह से हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिबर्टी टॉक। मेरा नाम है सैयद अली और आज की एपिसोड में हम बात करेंगे मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के हवाले से। आई हैव इन द स्टूडियो स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मुर्तज़ा अली। वेलकम टू प्राइम। डॉक्टर मुर्तज़ा जो है वो एक मेडिकल डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो रन करते हैं, कॉल्ड रिवाइव टेक्नोलॉजीज। तो वी गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द कंपनी, बट बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं कि ये एक इमर्जिंग किस्म का शोबा है, एक इमर्जिंग किस्म का सेक्टर है विद इन पाकिस्तान एज वेल। इसकी कुछ हिस्ट्री भी है, सो वील गो इनटू दैट एंड जस्ट फाइंड आउट कि आगे जाके इसमें क्या डेवलपमेंट्स होंगी और क्या किया जा सकता है। अब आपको कितना अरसा हो गया है मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री में काम करते हुए, और ये व्हाट इज दिस एनिमल, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये सेक्टर जो है इसका क्या साइज है और क्या डेवलपमेंट का स्टेट है इसका? बेसिकली मुझे इसमें तकरीबन मोर देन 2 डेकेड्स, तकरीबन 21-22 साल हो गए नेविगेट करते हुए, स्पेशली इन पाकिस्तान आफ्टर माई हायर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। और ये तकरीबन $705 मिलियन की इंडस्ट्री है एंड अराउंड $700 मिलियन जो हैं वी इम्पोर्ट मेडिकल डिवाइसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑलमोस्ट 100% मतलब 98-99% हमारी जो डिवाइसेस हैं इम्पोर्ट होके पाकिस्तान में आती हैं। So इसमें किस when we talk about medical devices, तो इस शोबे के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? हमने सुना है कि सियालकोट के अंदर फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। क्या ये सेक्टर का हिस्सा है? जी, ये सेक्टर का हिस्सा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो सियालकोट है वो दे आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इवन वन पीस ऑफ of unit with their own name. Branded सामान नहीं बनाते, they just make semi-finished goods for European and US market. और ठीक है, उसमें इकोनॉमिकली पाकिस्तान को फ़ायदा है क्योंकि वो जब सेमी फिनिश फॉर्म में भी जाता है तो उसमें ज़ाहिर बात है कुछ फॉरेन एक्सचेंज आती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वी स्पेंड लाइक $700 मिलियन a year, in 2025 की ये फिगर्स हैं और वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग एंड उसके बाद इंपोर्ट होने के बाद भी तकरीबन मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है दे आर डिप्राइव्ड। तो अच्छा, तो सही, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। तो टेल मी अबाउट योर वर्क। मेडिकल डिवाइसेस की बहुत टाइप्स और कैटेगराइजेशंस हैं। मतलब इसमें अगर आप देखें तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज जस्ट वन कैटेगरी। ये क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं, स्कैपल्स होते हैं, सिजर्स हो गए। मेडिकल डिवाइसेस में फिर एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे वेंटिलेटर्स है, ईसीजी है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है। नॉन एक्टिव डिवाइसेस लाइक इम्प्लांट्स वगैरह जिसमें बोन इम्प्लांट्स हैं, प्रोस्थेसिस हैं, स्टेंट्स हैं, कैथेटर्स हैं, राइट, ये हैं। अब आजकल तो सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस भी है कि सॉफ्टवेयर जो एक मॉनिटरिंग, डायग्नोस्टिक्स या कोई ऐसा थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, दैट also is considered as a software as a medical device, ठीक है, which is SAMD कहते हैं। और फिर वो SIMD सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस कि किसी मेडिकल इक्विपमेंट या सॉफ्ट डिवाइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसको भी SIMD कहते हैं सॉफ्टवेयर। फिर इन विट्रो डिवाइसेस हैं, इसी तरह फिर आपकी और भी टाइप्स हैं इसकी। तो आप रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज के साथ जो काम करते हो, आर यू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिव डिवाइसेस या आर यू मैन्युफैक्चरिंग नॉन एक्टिव डिवाइसेस, या आपका बिजनेस मॉडल कुछ और ऐसे भी बड़ा है? हमारा बिजनेस मॉडल फ़र्क है क्योंकि फॉर द लास्ट मोर देन 2 decades आई हैव बीन associated with the federal government where I was given a mandate from Prime Minister office to set up Pakistan's first state-owned medical device industry. So I've been नाम से Innovative Health Technologies नेस्ट पे बनी थी। तो I've been working for the last many years, and I've been running production units, I've been running R&D centers, research labs, I've been teaching a lot in postgraduate PhD level. So Revive Medical Technology is a different animal. It's a very unique CDMO. It's a contracted development and manufacturing organization
So we have 3 different wings in this offshore facility because it's a USA based company. अच्छा. We have its main business office and sort of some operations in US in Minnesota, and in Pakistan in Rawat industrial area we have offshore facility, and that facility has 3 different wings. One is the R&D wing. That R&D wing has like more than 10 different research labs. Then we have production wing, and that production wing has different, clean rooms and production facility, which is approved by the DRAP, which is Drug Regulatory Authority of Pakistan, and that is also ISO 13485 certified from international body. So then we have third wing, which is the regulatory wing. So it's a complete ecosystem. अच्छा, so before we move forward, आपने कहा कि कंपनी जो है वो आपने you chose to register your company in Minnesota, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग सारी और सारे जो एक्चुअल काम है वो आप इधर कर रहे हो. मैं इसमें So इसका क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? Is working here too limiting? No, actually, I've been observing the medtech or health tech industry for the last almost two decades. तो उनकी जो pressing problems थी वो ये थी कि एक आइडिया को और एक कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाने के लिए उनको 5-7 साल लग जाते थे. और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती थी. उसकी वजह ये है कि ये फ़ोन अगर आप इसको लेते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली एज अ फिजिशियन और फिजिशियन एंटरप्रेन्योर और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर और यूनिवर्सिटी, यू हैव अ मेड टेक आइडिया. इसको कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट में 5-7 साल और मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती थी. रीज़न भी कि इसके एक एक मॉड्यूल को आप डिफरेंट कंपनी से डेवलप करवाएंगे. फॉर एग्जांपल, इसकी मेडिकल ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ से करवाएंगे, मेडिकल ग्रेड सॉफ्टवेयर वहाँ से होगा, बायोमटेरियल्स यहाँ से होंगे, बायोलॉजिकल कोटिंग्स कहीं और से होंगी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स कहीं और से होंगे, एंड इवेंचुअली आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग उसका भी काम से करेंगे. तो ये बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बन गया था, मल्टी वेन्यूड प्रोसेस बन गया था. रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैज़ कम अप विद अ वेरी होलिस्टिक एंड डिस्ट्रप्टिव सोल्यूशन टू द वर्ल्ड कि जिनके पास मेडटेक हेल्थ टेक आइडियाज़ हैं. अंडर वन रूफ वी डू द R&D, वी डू द टेस्टिंग वैलिडेशन, वी डू द रेगुलेटरी अप्रूवल्स लाइक US FDA अप्रूवल्स एंड C अप्रूवल्स फ्रॉम यूरोपियन एंड DRAP फ्रॉम. ये तो ठीक ठाक डिफिकल्ट अप्रूवल्स. We do the contract manufacturing as well. So we are like we are turnkey, and it's basically one stop destination. So you get everything from one menu and at the fraction of the time and cost. ठीक है. सो यू आर सेइंग कि आपने बेसिकली ऐसी कंपनी कंसीव की है जो इन प्रोडक्ट्स डिजाइन भी करती है, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर भी करती है, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली टेक्नोलॉजीज भी डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है, एंड ऑल ऑफ दिस यू आर सेलिंग वेयर, ऑल ऑफ द प्रोडक्ट वेयर आर यू सेलिंग? Mostly in US, then Europe. So we would say that this is some kind of export industry, you would say. Export, and now we have started production lines for Pakistan as well. तो पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं? इंट्रावेस्कुलर कार्डियोवेस्कुलर डिवाइसेस बना रहे हैं जो लाइफ सपोर्टिंग जो कैथेटर्स हैं और इस तरह की चीज़ें, स्टेंट्स हैं. ये काफ़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं. मैंने तो सुना है बल्कि कि आपने नाम लिया, FDA का नाम लिया, आपने CE का नाम लिया. मैंने तो सुना है कि बड़े टीडियस इनके अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं. तो आप इनके साथ किस तरह इंटरैक्ट? इट इज़ जस्ट लाइक, देखें हमारे प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है और इवन दुनिया की भी यही प्रॉब्लम है कि जब व्हेन यू आर नॉट वेल वर्स विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इट्स प्रोसीजर्स, देन इट इज़ लाइक gibberish for you or German language for you. Right. So you get that kind of tendency that you have a fear कि यार इसमें इतना टाइम लग जाएगा. फिर अब जब जो मैल प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में चल रही है, गलत कंसल्टेंट के हाथ लग गए तो उसने आपका पैसा भी ज़ाया करा दिया. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में भी है, पाकिस्तानी सोसाइटी में भी है. बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू नो के मेडिकल डिवाइसेस की डिफरेंट क्लासेस होती हैं बेस्ड ऑन इट्स रिस्क, क्लास 1, क्लास 2A, क्लास 2B, क्लास 3. ड्रैप के अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं तो क्लास A, B, C, D बनती हैं. क्लास D और क्लास 3 डिवाइस इज़ द हाईएस्ट रिस्क डिवाइस. सो अगर आपको क्लासिफिकेशन के साथ अगर उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोसीजर्स का पता है और आपका एक्सपीरियंस है कि आपने डजन्स ऑफ US FDA अप्रूवल्स पास्ट में कराए हैं और मोर देन 2 डजन आपने C अप्रूवल्स और पता नहीं कितने डजन आपने बाकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स कराए हैं. यस, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द अचीवमेंट्स दैट वी सेलिब्रेट. That over a period of like almost 1.5 decade, we sort of secure this kind of breakthroughs there where we, got these approvals for US-based, European-based medical device industries. So if you are well versed with the procedure, then, it's just a matter of few months. So we spend few months on the development side. We convert, we spend like 5-6 months
on the conversion of an idea into a product. And then we do the testing validation, and then we spend another 6 months to get the regulatory approval done. So by in about 1 year time, give or take, you are in you have with you a license or approved product. Then you will have to make decision whether you would like to set up its manufacturing on your own in your own premises, or you would like to give us contract manufacturing order. Sure. So if you will give us contract manufacturing order, we will start sending you anonymous patches. You just package it, brand it with your own name, and then distribute it wherever you. तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो कोई आइडिया कंसीव करता है, पाकिस्तान के अंदर करता है या बाहर इवन करता है, तो बेसिकली वो आपकी कंपनी के पास है, तो आप उसको मार्केट तक ले जाओ. जी. That's the idea. यही CDMO का काम है. And that's very interesting, and I think एक तरीके से you're playing this role of an intermediary. साथ साथ मुझे बताइएगा कि रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज जो वो अपने नाम से अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी निकाला करती है. फिलहाल अभी हमारा बिजनेस मॉडल ये नहीं है. तो हम अपने नाम से प्रोडक्ट्स बना के बेचते आए हैं पिछले कई डेकेड से, आपको पता है कई सालों से. बट ये जो रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज का मॉडल है, इट इज़ ऑल अबाउट to enable this medtech or health tech entities in this space. Because in the medtech health tech space, like physician entrepreneurs, startup founders, small and medium scale जो manufacturers हैं, universities with their health tech and medtech IPs, they've been struggling for the last many decades. और उनको हम bail out कर रहे हैं cost effectively और time efficiently. अच्छा, मैं ना इस बात को मैं बाद में छेड़ूंगा, क्योंकि आपने वो एक बात की थी सियालकोट के मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से कि दे आर आल्सो नॉट मेकिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. तो वो एक आई कैन सी कि इवन व्हेन यू आर डिसाइडिंग नॉट टू मेक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो इट माइट बी दैट दिस कंट्री इज मे बी सूटेड to make products for other clients who are based abroad. No. Is that what it is? Is the regulatory environment pushing you towards this side, or this is something else? एक नजरिए से देखा जाए तो probably you are right, but the thing is कि मैंने आपको बताया है कि $705 मिलियन की ये इंडस्ट्री है, एंड इट इज़ टोटली अनटैप्ड इन पाकिस्तान. एवरी सिंगल नीडल वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो द थिंग इज़ कि हमारा मॉडल ये इसलिए था कि हमारा मकसद ये था कि हम जितनी इंडस्ट्रीज़ दुनिया में और आगे पीछे उनको, और जितनी एंटिटीज़ कंपनीज़ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं इस कन्वर्जन प्रोसेस में और मार्केट एक्सेस के प्रोसेस में अपने आइडियाज़ के, उनको हम बेल आउट करें, उनको हेल्प आउट करें. लेकिन वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस मेडिकल डिवाइसेस इन पाकिस्तान. We got the DRAP approval and everything, license and everything, and now we are actually in about, inshallah, few months time, our first few products will be in the market, inshallah. अच्छा, सर you mentioned DRAP. मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि DRAP जो है वो मेजरली फार्मास्यूटिकल्स की रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन आपके सेक्टर के अंदर जो मेन रेगुलेटर है दैट इज आल्सो DRAP. जी, बिकॉज इन US जैसे FDA है, तो हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसके भी 2 विंग्स हैं. एक मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल गुड्स के हैं और एक मेडिकल डिवाइसेस का पूरा एक विंग है उनके पास. अच्छा, आई हैव नेवर रियली सैट इन एनी सेमिनार या एनी कॉन्फ्रेंस जिसमें DRAP के लोग जो है वो मेडिकल डिवाइसेस की साइड के ऊपर बात कर रहे होंगे. नॉर्मली दे आर टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल्स, प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग एंड स्टफ. तो is DRAP a good regulator, and क्या रोल है DRAP का in the development of the medical device industry? इतनी तवज्जो और इतनी कैपेसिटी है DRAP के अंदर कि वो इस सेक्टर को साइमल्टेनियसली देख सके फार्मास्यूटिकल्स? DRAP में एक सेपरेट इसका पूरा एक विंग है, डिपार्टमेंट है. ऑब्वियसली हर चीज़ एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रही होती है. अभी आज DRAP जिधर है, आई थिंक उनका पूरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें आप डिजिटली अप्लाई करते हैं, आपको डिजिटली उधर उनकी वो सारी मेडिकल डिवाइस बोर्ड बैठता है और उसकी डिसीजंस होती हैं, और आपको लाइसेंसेज और चीज़ें डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू आ जाती हैं. तो वो देव ऑल्सो इवॉल्व्ड एंड देव ऑल्सो मेड देयर प्रोसीजर्स सिंपल एंड वेरी रोबस्ट नाउ, बट and they have a separate wing, so there is no overlap between the pharmaceutical side and the medical devices. जो medical devices में wing में लोग हैं, they are well versed with the medical device directives and their act, their जो उनका अपना directive है उसके साथ, और जो pharmaceutical के हैं उनको अपनी side का सारा idea है. ऐसे तो DRAP के साथ इंटरेक्शंस में कभी फ्रस्ट्रेशन हुई, कभी आपको फील हुआ ऐसे कि ये रेगुलेटर जो है ये तो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, मेरे रास्ते में जो है बैरियर्स ही बैरियर्स लगता जा रहा है? लोगों के बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं. People they speak very differently in different forums, but I am and my organization, when I was there in federal government, we were the first entity who secured
ड्रैब्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इन एज अ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। All right. Not revive. This is innovative. दिस इज इनोवेटिव ठीक है। तो आपने वो एक्सपीरियंस पहला मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमें मिला था ड्रैप्स। फिर हमने 4 प्रोडक्ट्स ड्रैप्स रजिस्टर भी लाइसेंस भी करवाए थे मेडिकल डिवाइसेस को, स्टेंट्स, कैथेटर्स और डिफरेंट डिवाइसेस थी। हमने तो मुझे तो कोई मसला नहीं आया, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 3 to 4 years we managed to sort of got registered different products with DRAP। और अभी भी हमने जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की एप्लीकेशन ड्रैप में सबमिट की तो 15 डेज के बाद उनके ऑडिटर्स आए, इंस्पेक्शंस हुई और मेरे ख्याल है इन अबाउट 10 days दे इशूड अस द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। सो अगर मैं पूरा अगर प्रोसेस आपके साथ शेयर करूं तो प्रॉब्ली इट टुक अस लाइक अ month and a half to just secure the license from DRAP। बट उसके पीछे जो पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको ISO 13485 कहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट ऑफ द आर्ट और क्वालिटी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर हमें बड़ा टाइम लगा। एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि आई वांट टू आस्क, क्योंकि आपका ये जो जर्नी है और आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम किया, डॉक्टर साहब आपके नाम के साथ लिखा, आई डोंट थिंक यू आर अ मेडिकल डॉक्टर, यू आर अ PhD, यू आर एन इंजीनियर, राइट? तो ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप इधर तक पहुंचे कैसे? मैं बस बाय प्रोफेशन बायोमेडिकल इंजीनियर। आप पाकिस्तान में पढ़े हुए हैं? जी पाकिस्तान। आई वाज और आपकी पढ़ाई भी इधर? born brought up here in स्पेशली इन इस्लामाबाद पिंडी। ठीक है। और यहीं से फिर अंडर ग्रेजुएशन करके मास्टर्स के लिए चला गया यूके चला गया। फिर यूके में मास्टर्स किया, फिर बीच में आया कुछ अरसे के लिए, फिर PhD, फिर पोस्ट डॉक उधर की, जर्मनी में ट्रेनिंग हुई मेरी सारी। तो फिर इधर आपने गवर्नमेंट में कैसे काम करना शुरू किया? गवर्नमेंट में previously I was working in NESCOM, which is a defense organization. Then when I came back after my postdoc from UK, तो I joined NUST University। बीच में फिर स्टेंट का स्कैंडल हुआ 2015-16। स्टेंट का स्कैंडल? हाँ, वो एक्सपायर्ड स्टेंट्स पेशेंट्स में डले थे और सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सख्त नोटिस लिया उसके ऊपर। एंड देन दे कॉल्ड अपॉन मी एंड वाइस चांसलर और रेक्टर नस्ट एंड दे गेव मी मैंडेट टू के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल फंड यू एंड आप पर्पस बिल्ड एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना पाकिस्तान की स्टेट ओन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री लगाए, एस्टेब्लिश करें। नहीं तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ देम कमिंग टू यू? आपका इसको आसाम था? जी, क्योंकि मैंने नेस्कॉम में जो मैं 2 सालों के लिए आया था तो मैंने पायलट स्केल लेवल पे कार्डियोवैस्कुलर जो स्टेंट्स हैं उनकी इंडस्ट्री लगाई थी और वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडिंग से लगाई थी। राइट। उनकी बुक्स में ये था कि एक साइंटिस्ट आया था और उसने पास्ट में एक R&D की थी और एक पायलट स्केल लेवल पे काम किया था। आप लोगों का क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है? हाउ आर यू गेटिंग इनटू द मार्केट? ये क्या, आर यू प्लेइंग ओनली ऑन यूनिकनेस या कुछ और भी है? देखिए, दुनिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। सो देयर इज़ अ deliberate effort that we kept all the R&D, production, regulatory affairs in Pakistan। और उसमें हमारे पास जितनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमने अपनी जो टीम ट्रेन की जो कि क्रॉस फंक्शनल टीम है, देयर आर पीपल हु आर ट्रेन इन प्रोडक्शन, देयर आर पीपल हु आर ट्रेन इन R&D, देयर आर पीपल हु आर ट्रेन इन रेगुलेटरी अफेयर्स। सो ये सारे जो है ना बहुत बड़े जो है एक्सपेंस फैक्टर्स हैं इफ़ यू आर जस्ट कीपिंग दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस काइंड ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी इन US, यूरोप, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। बिल्कुल। सो रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज को ये फ़ायदा है कि वी आर कीपिंग ऑलमोस्ट यू नो all technical and regulatory related operations here in Pakistan, and we are just keeping 2%, 3% of technical operations in Minnesota, USA। एंड बिजनेस ऑपरेशंस भी हमारे मोस्टली इधर से और US से चल रहे हैं। डू यू थिंक कि इस तरह की कंपनी पाकिस्तान में ही बन सकती है या ये कोई इज देयर एन एडवांटेज टू मेकिंग अ कंपनी जिसमें R&D और रेगुलेटरी और डेवलपमेंट जो है ये सारा कुछ एक ही जगह के ऊपर हो सकता है? क्योंकि आई इमेजिन कि व्हेन यू गो अब्रॉड इन द US तो आपके जो R&D वाली साइड हुई एटलीस्ट दैट वुड बी लाइक एक्सट्रीमली मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट योर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वुड बी। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो नॉर्मली चाइना की तरफ आउटसोर्स हो जाती होगी। सो व्हाट आर यू सीइंग? इज देयर अ गुड मिक्स ऑफ समथिंग दैट यू कैन वर्क विद देयर? I'll start from your last statement. Contract manufacturing has become very easier for us because of the tariff battle going on in the world. वो जो ट्रम्प और चाइना का जो चल नंबर 2 जो है जो R&D है साइड है, देखिए वी sort of consolidated everything after almost 2 decades। ठीक है ना, 2 decades हमने नेविगेट किया, प्रोडक्शन, R&D, रेगुलेटरी, टीचिंग, यू नो, एकेडमिक रिसर्च, पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, इनके ऊपर हमने काम किया।
और ये जो बिजनेस मॉडल रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर इतना यूनिक है वो इस वजह से है कि हमने ये जो 2 डेकेड्स हमने ये सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ये स्किल्स सीखे हैं, ये जो क्राफ्ट सीखा है रेगुलेटरी अफेयर्स का, R&D का, प्रोडक्शन का, ठीक है ना, उसको हमने एक जगह पे कंसोलिडेट किया है और उसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया है फॉर 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 द वर्ल्ड कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हम बेल आउट करना शुरू किया। आपके ख्याल में अभी इस सेक्टर के अंदर कौन सी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट रेडी हैं और उनके अंदर जो है अगर थोड़े से पैसे डाले जाएं और थोड़े से लोगों को उनकी मतवज्जा किया जाए तो वी कैन गो इनटू सम काइंड ऑफ लार्जर ग्रोथ? आप क्या देखते हो इसमें? देखिए, मेरा मैसेज होगा इन सारी एंटिटीज़ को जो इस तरह का कोई किसी वेंचर में स्टेप इन करना चाह रहे हैं कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स और गैप्स हैं वो बहुत फंडामेंटल हैं, बहुत बेसिक गैप्स हैं। हमारे पास बेसिक जो है ना टूल्स नहीं है, मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल और कह लें, या और बेसिक गैजेट्स नहीं है, या बेसिक मेडिकल डिवाइसेस नहीं है, आपके पास कैनोला नहीं है प्रॉपर, आपके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं, आपके पास लाइफ सपोर्टिंग जितनी डिवाइसेस हैं वो भी जो प्राइमरी और फंडामेंटल जो उनकी जो थेरेप्यूटिक्स के अंदर या इवन डायग्नोसिस के अंदर यूज़ होती है वो नहीं है आपके पास, सब कुछ इम्पोर्ट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वन कैन स्टार्ट फ्रॉम वन साइड एंड बेसिक जो आपकी फंडामेंटल जो डिमांड्स हैं और जिस तरह का लोकल डिमांड है और फंडामेंटल डिमांड्स है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई थ्रूपुट है उसकी, हॉस्पिटल में यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें से किसी भी चीज़ को आप पिक करके आप आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक और साइड है, डायमेंशन है जिसमें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन मेड टेक इंडस्ट्री, स्पेशली इन दिस स्पेस इन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल ग्रूमिंग है, जो इंस्टीट्यूशनल जो टीचिंग्स हैं और जो ट्रेनिंग है वो टोटली वो है आपकी आउटडेटेड है, ठीक है। इट इज़ नॉट अलाइन विद द इंडस्ट्रियल एंड रेगुलेटरी नीड्स। इंस्टीट्यूशंस में जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बच्चा पढ़ रहा है या वो ट्रेनिंग ले रहा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है कि उसके मटेरियल्स क्या हैं, उसके सेंसर्स क्या हैं, उसका ये क्या है, उसकी वो क्या है, इन चीज़ों के ऊपर वो बस इस बिजनेस साइड के ऊपर इतना फोकस नहीं, ना बिजनेस साइड का पता है, ना उसको मेडिकल ग्रेड बनाने के ऊपर, उसके आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान है, तवज्जो है, ना उसके रेगुलेटरी प्रोसीजर्स का पता है। पता है ये बात बार बार एक्चुअली आती है, हम बात जब करते हैं एंटरप्रेन्योर्स से तो एक चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि दे आर नॉट यूजुअली सेटिस्फाइड with the quality of the candidates that are coming from our academic institutions. Mostly जो सेंस हमें आती है वो ये आती है कि या तो academic institutions जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का ग्रेजुएट नहीं निकाल रहे, या अगर हाई क्वालिटी का ग्रेजुएट निकाल रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं कि उस लड़के या लड़की ने बाहर जाके काम करना है। सो आपको और के इसके पीछे जो हमें नज़र आती है एक प्रॉब्लम, वो नज़र आती है कि इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज ही नहीं डेवलप हो पा रहा। अब आप कैसे देखते हो? देखिए, काफ़ी हद तक आपकी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में मार्केट रेडी इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं काफ़ी हद तक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो रहे हैं। ऐसा बाकी जितनी फील्ड्स हैं उसमें आपके पास कोई भी मार्केट रेडी इंडस्ट्रियल रेडी लॉट्स प्रोड्यूस होकर इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं आ रही। उनको आपको ट्रेन करना पड़ता है, ग्रूमिंग करनी पड़ती है और ट्रेन करने के बाद उनको डिप्लॉय करना पड़ता है ऑपरेशंस के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम थोड़ी देर पहले जब ऑफ कैमरा बैठे बात कर रहे थे, जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो बेल आउट प्रोसेस होता है वो होता है थ्रू एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। और एंटरप्रेन्योरियल आपकी जो जर्नी है उसके थ्रू जो है ना सोसाइटीज़ और जो स्टेट्स हैं वो उनकी इकोनॉमी बिल्डअप होती है, स्केल अप होती है और उसको आप जैकअप करते हैं। बट द थिंग इज़ के जैसे चाइना में आपने देखा वन विलेज वन प्रोडक्ट, इस तरह की और बहुत एग्जांपल्स आपको जापानीज़ मॉडल मिल जाएगा, बहुत और एग्जांपल्स आपके आसपास हैं, इंडिया आपके पास साथ है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि एक बंदे ने कहा मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपनी स्टार्टअप कंपनी खोल के बैठा हूँ और वी कैन कंसिडर हिम और हर कि वो एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है। नहीं, दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। उसकी वजह ये है कि हम सब जिस पेरेंटिंग स्ट्रक्चर से होके आए हैं, जो हमारे घरों में जो पेरेंटिंग हुई है पिछली हमारी जो मेरी जनरेशन में और अभी जो जेनजीज आ गए, कि इनको बताया जाता है कि ये लंच तुम्हारा है,
ये तुम्हारा है, ये पैसे तुम्हें दिए जा रहे हैं, तुमने खाना है, लंच करना है, एक सेल्फिश किस्म की वो। तुम्हारा तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारी स्टडीज़ हैं, तुम्हारी जॉब है, तुम्हारी प्रमोशन है। जब वो प्रैक्टिकल फील्ड्स में आते हैं तो उनको कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनो यार, सोसाइटी के लिए कुछ करो, गैप एनालिसिस करो अपनी फील्ड के अंदर और कुछ देखो तुम क्या कर सकते हो सोसाइटी के लिए। वो कैसे कर सकते हो, उसके पीछे से कंडीशनिंग, सारी जो ट्रेनिंग हुई है वो सेल्फिशली हुई है, अपने लिए हुई है। सोसाइटी के लिए तो उसने कुछ देखा ही नहीं, ना किया ना सोचा कभी। अच्छा चले, उनमें से कोई ओकेजनली किसी एक झटके के थ्रू, लाइफ के किसी एक प्रोसेस के थ्रू अगर कूद भी गया एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो उसको एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस की का सिर पैर नहीं पता। ही हैज़ नो क्लू कि एंटरप्रेन्योरियल स्टेप्स क्या होते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट आइडिएशन को के प्रोसेस में कैसे नेविगेट करना है, उसकी टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटीज़ बनानी है, उसका बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, ठीक है ना, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कैसे बनेंगी, और फिर ऑपरेशंस को, रिसोर्स को कैसे हार्नेस करना है, कैसे एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना है, या रियलाइजेशन प्रोसेस होता है एक स्टार्टअप कंपनी का या एक वेंचर का, एक प्रोजेक्ट का, उसको कैसे रेगुलेट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, उसको कैसे आगे स्केल अप करना है। वो चीज़ें ना किसी इंस्टीट्यूशन ने पढ़ाई हैं, ना कोई। आपके कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर या स्पेसिफिकली इन मैटर्स के ऊपर जो मैंने अभी और सदा सा मैं तो मतलब इस हद तक मैं कहूँगा कि इधर थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल अवर्स कल्चर भी है। इधर एंटरप्रेन्योर को अच्छा समझा भी नहीं जाता बहुत सारे सर्कल्स में। अगर आप देखें तो 90-80% जो बच्चे जो ग्रेजुएट भी होते हैं, उसके बाद उनकी जो पहली ड्रीम होती है वो ये नहीं होती कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है या उन्होंने एक्सेलेंस अपने फील्ड में रीच करनी है। उन्होंने CSS करके उन्होंने सिविल सर्वेंट बनना है, और उन्होंने आपकी शिपमेंट्स रोकनी है पोर्ट के ऊपर, और उन्होंने आपके टैक्सेस जो है उनको गलत कैलकुलेट करके आपके ऊपर ऑडिट खोलना है। दैट इज द काइंड ऑफ इंटरेस्ट दैट दे हैव, एंड आई थिंक लेकिन मैं बताऊं कि मेरा बेटा जो है ही इज यंग बट 7वीं में पढ़ता है, लेकिन पिछले 4-5-6 साल से उसके स्कूल के अंदर जो है ना, द स्कूल मैनेजमेंट टेक्स दिस एफर्ट कि ये बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज के अंदर डालें, एंड इट्स बेसिकली कल्चर। आपको भी बता रहा था, अब्दुल सत्तार ईदी को एंटरप्रेन्योर उसकी माँ ने बनाया था। वो रोज उसको 2 रुपए देती थी और कहती थी 1 रुपया तुम्हारा और 1 सोसाइटी के लिए। कमाल। ठीक है ना, वो घर से अपनी माँ की गोद की ट्रेनिंग से एंटरप्रेन्योर बना था, और उससे बड़ा कोई एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, अनलेटर्ड एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है। इतना बड़ा नेटवर्क आपका एयर एम्बुलेंसेस का यूएस में, पाकिस्तान में, जिंदगियां बदल के रखी, कितनी जिंदगियां लोगों को, लोग चाहे उसके बच्चे बच्चियां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, शादियां हुई हैं और सेटल्ड हैं बिकॉज ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी। ठीक है। अच्छा, इसको अब्दुल सत्तार ईदी को नॉर्मली जो है इस सम काइंड ऑफ चैरिटेबल फिगर, किसी किस्म का NGO टाइप पर्सन हो जाता है, फिलांथ्रोपिस्ट ले जाते हैं, बट बेसिकली व्हाट ही डिड इज एंटरप्रेन्योर। एंड I think it generally nobody goes into entrepreneurial initiatives unless वो सोसाइटी के लिए कुछ करने की उसके अंदर एक ड्राइव। अब आप देखें ना कितने शैकल्स हैं एक इंडिविजुअल के। मैं अपने आप को कंसिडर करूं एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर, मैं एक यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की ग्रेजुएट हुआ हूँ। आई हैव नो क्लू अबाउट माई ओन फील्ड, आई हैव नो कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कैनॉट प्रेजेंट माई सेल्फ, माई थ्योरी, माई व्यू पॉइंट टू द वर्ल्ड। आई हैव नो क्लू कि अगर मैं एक अपनी फील्ड के अंदर एक चीज़ डेवलप करता हूँ तो वो मैंने उसका डेवलपमेंट का साइकिल प्रोसेस क्या होगा, उसका वो रेगुलेटरी कैसे नेविगेट करना है, उसके प्रोसेस से उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, प्रोसीजर्स क्या होंगे, उसको कैसे मैं आगे मार्केट तक लेके जाऊंगा, उस मार्केट में लेके जाने के लिए जो फाइनेंशियल स्किल चाहिए, जो मार्केटिंग सेल्स का स्किल चाहिए, जो बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। फिर सपोजिटली अगर ये मैंने सारी शैकल्स तोड़ दी और मैं पहुंच गया वहाँ तक, तो फिर आ जाती है गवर्नेंस, टैक्सेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ आ गई। वो आपको ऐसा बांधती हैं कि वो सारी इंपोर्ट ड्रिवन है, वो इंडिजनाइजेशन को टोटली नेगेट करती हैं। वो एक्सपोर्ट ड्रिवन तो है ही नहीं। ठीक है, आप इंपोर्ट करते हैं तो आप 1% टैक्स दे के एक चीज़ ले आते हैं, उसी चीज़ को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो आप 33-32% टैक्स देते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू बी कंपेटिटिव विद द इम्पोर्टर जो कि आपका कंपटीशन इंपोर्ट करके बेच रहे हैं वहाँ पे। हाँ, कभी कभार लगता है कि जैसे सिस्टम थोड़ा सा जो है वो रिग्ड है इन फेवर ऑफ द कंपटीशन, जो एक्सटर्नल इंटरनेशनल कंपटीशन है। एंड आई डू वांट टू टॉक अबाउट रेगुलेशंस, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट कि पॉलिसी के अंदर कैसे हम ट्विक्स कर सकते हैं। लेकिन अब एक और जो फैक्टर होता है, आप इस सेक्टर में काम कर रहे हो, हम दूसरे सेक्टर्स में देखते हैं कि कभी कभार एक इन्वेंटर जो है वो आता है और उसके पास एक ग्रेट आइडिया होता है और वो उसका एक प्रोटोटाइप भी बना लेता है, लेकिन वो जब कमर्शलाइजेशन की तरफ जाता है ना तो उधर जो है ना उससे हो नहीं पाता। एंड
इट गोज टू शो कि अ बिजनेस इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, ठीक है, बिजनेस के अंदर और भी कंसिडरेशंस होती हैं। एंटरप्रेन्योर्स, हम लोगों की ड्राइव होती है, ले के भी आ जाते हैं, कैपिटल भी होता है उनके पास, मार्केट में ये प्रोडक्ट तो ले आते हैं, लेकिन फिर दे आर नॉट एबल टू डू द राइट थिंग्स, या शायद राइट टाइम नहीं होता उस प्रोडक्ट के लिए, या सूटेबल इकोसिस्टम नहीं अवेलेबल होता। तो ये सारी चीज़ें जो ये निगेट करती हैं सक्सेस के बीच में बैरियर्स ही हैं, ऐसा ही है ना? देखिए, बिजनेस की बहुत सी डायनामिक्स हैं। कई दफ़ा मेरी फील्ड में अगर आप देखें, आपका आइडिया बहुत एम्बिशियस होता है लेकिन उसकी मार्केट नहीं होती। और बिजनेस में अगर आप जाएं उसको लेके, तो उसके एंड यूज़र एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और कई दफ़ा आपका आइडिया इतना कन्वेंशनल होता है और आपका इतना डिमांड होती है और इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस होती है सोसाइटी के अंदर, स्पेशली हम मेरी फील्ड में अगर आप देखें कि अगर मैं पाकिस्तान में कन्वेंशनल एक फंडामेंटल चीज़ लेके आऊँगा तो उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहीं पे मैं अगर एक बड़ी फ्यूचर सेंट्रिक, एक बड़ी हाई टेक किस्म की चीज़ लेके आऊँगा तो वो दैट विल बिकम सॉर्ट ऑफ अ BMW और सॉर्ट ऑफ अ बिग थिंग फॉर द फिजिशियंस, एंड दे विल जस्ट रिपेल कि नहीं, वी आर नॉट मेंटली रेडी फॉर इट। तो और दूसरा फिर चीज़ है कि आपने ये भी देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन है या लो वॉल्यूम हाई मार्जिन है, वो किस सेक्टर में किस किस जगह पे जो है ना स्टेशन कर रहा है, और आपने उसका बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है, राइट टाइम राइट स्पेस और लोकेशन क्या होगी, उसकी जो उस लॉन्चिंग की है उसको जो पेनिट्रेट करना है मार्केट में, और किन स्टेक होल्डर्स के थ्रू करना है। बॉटलनेक्स जो है इनके ऊपर नॉर्मली हम बात किया करते हैं कि आप काम अपने स्पीड से कर रहे हैं एंड रेगुलेटरी बॉटलनेक विल हिट यू। आपके एक्सपीरियंस में जब से आप काम कर रहे हो, ये कौन से बड़े रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हैं जो आपके काम के रास्ते में आते हैं और आपको ख़राब करते हैं, यू वुड लाइक टू सी देम एड्रेस्ड? अब मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सीधी बात बताऊं, चैलेंजेस बहुत फेस किए हैं, बहुत कुछ बॉटलनेक्स भी फेस किए हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर इज़ एन एटीट्यूड, एंटरप्रेन्योर इज़ अ माइंडसेट। ये वो एक एंटिटी है, एक वो इंडिविजुअल है जो मेंटली तैयार है कि मैंने परसिस्टेंट रहना है, मैंने रिस्क टेकिंग एटीट्यूड रखना है, मैंने अच्छी लीडरशिप दिखानी है, मैंने एम्पैथेटिक होना है ताकि मैं सोसाइटी के गैप्स फील कर सकूं, पेन ले सकूं और उसके लिए सोल्यूशन लेके आ सकूं, और मैंने कंसिस्टेंट रहना है। इवन दो के ही इज फेसिंग लॉट ऑफ बॉटलनेक्स एंड चैलेंजेस, बट ही विल बी कंसिस्टेंट इन हिज स्ट्रेटजी एंड हिज ऑब्जेक्टिव्स जो उसका है एक वो। तो ये एक माइंडसेट है। अब इसमें अगर आप मेरे से पूछें कि आपके क्या बॉटलनेक्स से क्या थे, चैलेंजेस थे, चैलेंजेस ढेरों थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो शायद ये इस माइंडसेट ने चीज़ों को बहुत सिंपल बना दिया कि मैं मेंटली तैयार हूँ कि मेरा हर दिन चैलेंजिंग है। मुझसे साहब वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपकी फैसिलिटी का मैंने विजिट किया था, आपके काफ़ी एक्सटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। यू नीड कंपनीज लाइक दिस, दे नीड टू बी एबल टू मेक मनी, एंड अगर उसके बीच में कोई रास्ते में कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं जो आपकी सस्टेनेबिलिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं, तो बेशक आपका माइंडसेट हो, लेकिन वी हैव सीन सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स बीइंग रूइंड दैट वे बिकॉज रेगुलेशंस जो थी उन्होंने हमेशा काउंटर टू व्हाट दे वर ट्राइंग टू अचीव किया। मैंने जब ये मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री लगाने के लिए एफर्ट शुरू की तो इट वाज लाइक अ अपहिल टास्क, और ऐसे लगता था इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे और जो सोसाइटी जिसके अंदर मैं था वो मेरे कॉन्फिडेंस को शैटर्ड भी करते थे। बिल्कुल, हम वो कहते थे तुमने गलत जगह पे हाथ डाली, ये नहीं होगा। मुझसे साथ CSS कराना था ना। हाँ, यहाँ पे फिजिशियन क्लिनिशियन यहाँ पे क्यों तुम्हारा प्रोडक्ट डालेगा, पेशेंट अगर डेथ होगी तो कौन जिम्मेदार, वो कभी भी अपनी स्किन इन द गेम नहीं डालेगा, ठीक है ना। बट उन्हीं फिजिशियंस ने, उन्हीं कार्डियोलॉजिस्ट ने, उन्हीं लोगों ने उनको डाला भी, पेशेंट्स के अंदर टेस्ट भी किया, फिर पेशेंट्स के अंदर उनको यूज़ किया, और उन पेशेंट्स के साथ भी हम बैठे, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने इनाग्रेशन की, उधर फैसिलिटी की, तो हमने वो डिफरेंट सूबों से पेशेंट्स को बुलाया जिनके सीनों में हमारे स्टेंट्स, और वो डिले हुए थे। That must be a great feeling, Yeah, it was a great feeling. It was like a dream come true. But the thing is कि वो उस जब हम शुरू किया था तो वो यही सिनेरियो था जिसका अभी क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं मुझे, कि जब एक चीज़ रेगुलेटर उधर फंस जाती है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो छोड़ छाड़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन उसका सलूशन क्या है? परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी इन योर। डॉक्टर साहब, आपको ये परसिस्टेंस आपके अंदर कहाँ से आती है, ये आपको क्या है चीज़ जो ड्राइव करती है टू बी कमिटेड टू योर वर्क सो मच? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जब आप हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में
होते हैं जब आपको मैंने आई ग्रेजुएटेड तो आई रियलाइज कि मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ कैरियर मेडिकल डॉक्टर का होता है, ना नर्स का होता है, ना पैरामेडिक स्टाफ का होता है। तो बायोमेडिकल इंजीनियर भी वहाँ पे एक टेक्नीशियन है। तो मैंने पहली जॉब उधर शुरू की, फिर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में आया, वहाँ पे सेल्स इंजीनियर था, पहले सर्विस इंजीनियर था। तो आई रियलाइज़ कि मेरे लिए तो कोई कैरियर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे मैं प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकूँ सोसाइटी के अंदर और अपने मुल्क के लिए कोई इकॉनमी जनरेट कर सकूँ, लोगों को कोई और प्लेटफॉर्म दे सकूँ, वो कर सकूँ। बट अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड विद मी दैट ही हैज़ गिवन मी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे और मखलूक और लोग आए, उन्होंने अपने कैरियर, अपने बायोमेडिकल इंजीनियर्स और डिफरेंट फील्ड्स के लोग, इंजीनियरिंग फील्ड्स के लोग, स्पेशल साइंसेस के लोग, उन्होंने आके अपने कैरियर्स बनाए। जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो वो ड्राइव आती है कि आप कुछ करना है। हाँ देखो, मैंने आई लैच्ड ऑन टू समथिंग यू सेड के देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी। मैं अभी तक जितने भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स से मिला हूँ, वो सारे जो है वो सेल्स के अंदर ही काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द वंस दैट आई मेट एट योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। तो अगर हम जो है आपसे पूछते हैं, अब आपका गवर्नमेंट में क्योंकि बैकग्राउंड है, तो वी हैव दिस एडवांटेज, हम थोड़ी सी आपसे इंसाइट ले सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा जो है रिस्ट्रक्चर करते हैं, थोड़ा सा नहीं करते, ऑप्शन है कि पूरे का पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप क्या 3 इंस्टीट्यूशंस या 3 कोई बेसिक फोकस एरियाज जो है उन पर तवज्जो दोगे जिससे आई थिंक गेम चेंज हो जाएगी? आपके सवाल को मैं एक एग्जांपल के साथ आंसर करता हूँ। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप मेडिकल डिवाइसेस मार्केट में लाना चाहते हैं, एंड यू हैव कम अक्रॉस रिवाइव मेडिकल टेक्नोलॉजीज, जिसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन प्लांट लगाया है और वो सर्टिफाइड फैसिलिटी है, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं एज अ लीगल मैन्युफैक्चरर। तो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है कि हम लोग प्रोसीजर्स नहीं पढ़ते। हमने वीज़ा भी लगवाना होता है ना, तो हम पहले ही एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ये तो वीज़ा लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमें प्रोसीजर का नहीं पता, उसकी चेक लिस्ट हम पूरी नहीं कर रहे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है, तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सेम केस हेयर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है इन द हार्ट ऑफ द सिटी, आप एक मेडिकल डिवाइस मार्केट में लाना चाह रहे हैं एज अ लीगल मैन्युफैक्चरर। ड्रैप का एक रूल है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग के ऊपर। ड्रैप का जो मेडिकल डिवाइस रूल है, एक्ट है, उसके अंदर एक क्लॉज है, एक पूरा सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग का। सो यू कैन जस्ट शेक हैंड विद अस, साइन एन एग्रीमेंट विद अस, we will do the manufacturing for you, contract manufacturing for you. We will keep 95% of the processes in our own facility. You just keep packaging, labeling, warehousing in your own facility, and then you apply for the license of that product with your own brand name, and you will get the license from DRAP. So now you are a legal manufacturer of this medical device, yet you have not invested anything. Contract manufacturing हम करके आपको दे रहे हैं as your subcontractor, और उसके लास्ट 2-3 चीज़ें, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग आप करके ड्रैप से उसका लाइसेंस लेके आप मार्केट में उसको रोल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। हाँ, बिकॉज लोगों के फोकस भी तो डिफरेंट होते हैं ना। अब जो साइंटिस्ट टाइप है वो ही इज नॉट रियली वांटिंग टू केयर टू मच अबाउट रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, तो वो एक काम शुरू करता है, फिर उसके बाद अगर उसका एक्सपेंडेड टीम ना हो, तो ही एक्चुअली नीड्स टू कम टू समबडी लाइक यू। देखिए, मैं आई बेग टू डिफर विद यू। आप अभी ये फ़ोन लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको पहले पता है कि ये पीटी अप्रूव है या नहीं है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट को अगर ये नहीं पता कि जो चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ उसका मुझे जब तक रेगुलेटरी लाइसेंस नहीं मिलेगा, मुझे मार्केट एक्सेस नहीं होगा और मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा, मैं कमर्शियल एक्टिविटी, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और जब उसको ये पता होगा कि मैंने रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है, तो उसको ये भी पता होगा मैंने कहाँ से लेना है, और फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके प्रोसीजरल स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। और अगर ये सब गैप्स हैं, तो इसका मतलब कि वो जितना कुछ कर रहा है फुटाइल एफर्ट है। वी कैन से कि ये गैप जो आपको नजर आ रहे थे, वो आपने अपनी कंपनी से, एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी से एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लिया विच इज फिलिंग दोज गैप्स। एंड अदरवाइज अगर गवर्नमेंट के हम नेटवर्क ऑफ रेगुलेशंस एंड इदारों को देखें, तो उसमें आपको कोई चीजें हैं जो आपको लगता है गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, एक फैसिलिटेशन क्रिएट करना फॉर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एंटिटीज, ताकि वो अपने प्रोडक्शन कर सकें, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज कर सकें। एंड यू थिंक दैट इज देयर? नहीं, उसके अंदर कुछ गैप्स हैं, उसके अंदर टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कस्टम्स के, फ्रेट के, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का काम नहीं, ये काम है सोसाइटी का, ठीक है। अब सोसाइटी, अगर मैं जैसे वीज़ा की एग्जांपल दी, सोसाइटी को पता ही नहीं है कि डेनमार्क की वीज़ा की ये चेक लिस्ट है और ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो वीज़ा कैसे लगेगा?
बिल्कुल बिल्कुल, बार बार फेल ही तो होता है। अभी आप देखें हमारे पाकिस्तान में मेरे पास फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, वो आते हैं तो उनको पता होता है कि इस्लामाबाद पिंडी की कितनी पॉपुलेशन है। Right. मैं आपसे पूछता हूँ कितनी पॉपुलेशन है, हमें नहीं पता, बिकॉज वी डोंट रीड। Right. वी हैव नो क्लू कि हम जिस रेडियस में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, उसका रकबा कितना है, उसकी पॉपुलेशन क्या क्या है, उसमें कितनी लेक्स हैं, कितने रिवर्स उधर से गुजर रहे हैं। और इसी तरह हमें प्रोसीजर्स का भी नहीं पता, जो हमारे अपने इंटरनल प्रोसीजर्स। इंटरनल प्रोसीजर्स का है, लेकिन लाइक एट द थिंक टैंकिंग लेवल जहाँ पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, हमें तो लगता है कि वो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर्स का भी एलिमेंट है। आई वुडंट से कि दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, बिकॉज एक सेंसिटिव इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, एंड एक्चुअली द रूल रेगुलेशन एंड फ्रेमवर्क इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मौत और जिंदगी का मसला हो सकता है। अब आपके सेक्टर में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सो लाइक आई थिंक लास्ट 10 to 20 years के अंदर हमने स्टेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर मेजर ब्रेक थ्रूज देखे, हमने देखा कि पेस मेकर्स भी अब लोगों को लगे हुए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्प्लांटेशन डिवाइसेस, इवन devices that are like merging with the human brain, अब वो इलॉन मस्क का जो था न्यूरल लिंक था या क्या था। So it's a lot of exciting things are happening. अब sitting at the cusp of this like major technological mountain, आपको जो है what excites you अगले 10, 15, 20 साल के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर, what are the trends and what do you think we're going to end up at, and is there any application of AI in your sector? How are you using that? या आई वाज अबाउट टू टॉक अबाउट एआई। अब एआई को अगर हम पॉजिटिवली एज अ टूल लेते हैं, जो कि हमारे जितने लेबोरियस प्रोसीजर्स हैं, स्पेशली मेडिकल डिवाइसेस में या हेल्थ केयर, जो आपका पूरा एक क्लिनिकल सेटिंग होती है फिर और फैसिलिटी है जहाँ पे डॉक्टर्स फिजिशियंस काम कर रहे हैं और वो डायग्नोसिस कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी इंटीग्रेशन जो एआई की है वहाँ पे, और उनको उस प्रोसीजर्स को ऑटोमेट करना, क्लिनिकल डिसीजंस को रोबस्ट बनाने में हेल्प करना, और उनको फास्ट ट्रैक करना, और पेशेंट्स के लिए ईज क्रिएट करना, डॉक्टर्स के लिए ईज क्रिएट करना। आई कैन सी लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवर देयर बिकॉज आई हैव माई ओन एआई सेंटर एंड माई ओन सॉफ्टवेयर सेंटर, एंड वी बीन वर्किंग विद यूएस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, एंड हम उनके आईटी ऑपरेशंस, उनके एआई ड्रिवन जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, वो सारी हम इधर से बैठ के डेवलप भी कर रहे हैं, और उनके आईटी ऑपरेशंस को इधर से यूएस आवर्स में ऑपरेट भी कर रहे हैं। सेकेंडली, हमें रेडियोलॉजिकल डेटा आ जाता है, एमआरआई सीटी स्कैन से, वी डेवलप एआई ड्रिवन मेडिकल डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर फॉर देम दैट मेक्स द क्लिनिकल डिसीजन वेरी प्रिसाइज, वेरी रोबस्ट एंड क्विक, बिकॉज ये जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस हैं उसमें ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें पिक नहीं कर पाती, अनॉमलीज को, तो वो जो एआई ड्रिवन जो सॉफ्टवेयर हैं, दे कैन जस्ट पिक दैट काइंड ऑफ अनॉमली इन द इमेज। तो उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो ऑटोमेट हो रहे हैं वहाँ पे, और उनके प्रोसीजर्स रोबस्ट हो रहे हैं, और वो एरर फ्री हो रहे हैं। So I think this kind of integration in Pakistani healthcare setup would be, a great breakthrough at times. So you think that the next At times to come, because अभी यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गई हैं जो इस तरह ऑगमेंट करने लग गई हैं, बट ये अभी आस्ता आस्ता सिलसिला जो है ना नॉर्मलाइज होगा। और So you're thinking कि AI ही है अभी अगले 10-15 साल? एआई को भी आप पॉजिटिवली लेना, आप उसको एज अ टूल यूज करें for your automation, for your ease, for error-free operations, that kind of, then it is okay. But अगर आप वहाँ पे ह्यूमन रिप्लेसमेंट की तरफ सोचें, ये करें, तो वो सब उसके बैड साइड्स हैं। AI is going to replace humans who are not adapted with AI. All right. But I worry about that actually a lot कि पाकिस्तान के अंदर अभी 2026 हो गया अब, and we still don't have universal access to mobile phones or smartphones. फिर यही लोग जो हैं ये AI को यूज़ करना ना सीख सकेंगे, ना फेमिलराइज हो सकेंगे, एंड इवेंचुअली, और वैसे भी कल्चर में भी आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी देयर इज एन अवर्जन कि AI नहीं इस्तेमाल करना, पीछे हटें, कुछ और करें। तो आई वरी कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जो सर्विस सेक्टर्स का है, जो स्किल्ड लेबरर्स हैं, ये सारे एक्चुअली इन द न्यू वर्ल्ड इनसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, और ये नई जॉब्स और जो नए AI के साथ जुड़े हुए रोल्स हैं उनके साथ ये नहीं अडेप्ट कर पाएंगे, एंड दैट रियली वरीज मी कि मे बी द गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग सो दैट एटलीस्ट एक्सेस तो इन चीज़ों का खुले। एंड आई थिंक मेजर बैरियर इन द केस ऑफ मोबाइल फोन ओनरशिप इज एक्चुअली द टैक्सेशन साइड। नाउ अगर टैक्सेशन आपके सेक्टर के अंदर अप्लाई करें हम लोग, तो ये
थोड़ा सा जर्नी बताएंगे कि आपका एक प्रोडक्ट बनते बनते जो है कितनी दफ़ा टैक्स होता है, और इफेक्टिवली आपने कुछ कैलकुलेशंस तो की होंगी कि कहाँ तक वो टैक्स का जो है वो बर्डन पहुंच जाता है. आई थिंक कि विद मोस्ट सेक्टर्स एंड बिजनेसेस, प्राइम ने जो है जो देखा है वो ये देखा है कि तकरीबन 50 to 55% जो आपकी इनकम होती है वो एक्चुअली टैक्सेस की तरफ ही मुख्तस हो जाती है. इज योर एक्सपीरियंस डिफरेंट? My experience exactly the same. Really, हम जो हमारा जो competition है वो imported products हैं, medical devices हैं. They just import it with 1% withholding tax. We pay like more than 30% taxes on the raw materials and components. So the competitiveness is very, it's a real question. It's very hard to achieve here in Pakistan. But I think last week I was there in forum where Minister of Finance was there, and they're taking some measures कि वो कैसे इंडिजनाइजेशन और एक्सपोर्ट ड्रिवन जो इकॉनमी है, स्पेशली जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव वो करना चाह रहे हैं ताकि ये इंडिजनाइजेशन जो है वो इन्हांस हो सके और कंपेटिटिवनेस आ सके विद इम्पोर्टेड जो डिवाइसेस हैं. गवर्नमेंट ने पिछले साल के अंदर काफ़ी मेजर रिफॉर्म्स किए हैं. बिजनेस सेंट के ऊपर आसान कारोबार एक्ट लेकर आए. फिर एक जो 5-year टैरिफ रैशनलाइजेशन का इनका प्लान है जिसके अंदर दे विल बी मेजरली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़. एडिशनल ड्यूटीज़ को फेज आउट करने लगे हैं और एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को भी फेज आउट करने लगे हैं. तो 5 साल तक वो ख़त्म हो जानी चाहिए और इफेक्टिव टैरिफ रेट जो 9% के करीब तकरीबन आ जाएगा. लेकिन एट दी अदर एंड इन्होंने FBR में भी कुछ चेंजेस किए हैं. सो FBR में जो टैक्स का जो पॉलिसी वाली साइड है वो इन्होंने जो है वो अलग कर दी है FBR से. आई व्यू दैट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज आई थिंक ये जब कलेक्टर जो है वो खुद ही अपने रूल्स भी डेवलप करना शुरू कर दे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. एंड हमने शायद यही देखा है कि अभी तक जो FBR के मामलात के अंदर थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन का एलिमेंट जो है वो स्टिल है अवेलेबल. जब ये कोविड आया था तो कोविड के टाइम के ऊपर एकदम से जो है ना वी फेल्ट कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इनक्यूबेटर्स वेंटिलेटर्स. वो वेंटिलेटर्स की फिर शॉर्टेज को कवर करने के लिए देयर वर सम एफर्ट्स आल्सो मेड. कुछ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो है वो कोई वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. एंड नन ऑफ दैट आई थिंक मेड इट टू द मार्केट. लेकिन देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. तो अब एक वेंटिलेटर जैसा प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई somebody assembles it, makes it and then thinks about exporting it. तो from start to finish taxes कहाँ के ऊपर जो है वो आपके लग रहे होंगे. So raw material acquisition के ऊपर obviously raw material is one of the proponent जिसमें आपको ठीक ठाक टोल मिलता है with regards to custom duties and taxes and उसका लीड टाइम भी ज़्यादा है. फिर वो आप टाइम वाइज भी फंसे हुए होते हो. बट असल टोल आपको रॉ मटेरियल में है, बाकी तो सब आप इंटरनली खुद कर रहे हो. But then you also like HR से रिलेटेड भी टैक्सेशन के जो है वो रेगुलेटरी बर्डन आप लोगों की तरफ से आता हुआ होगा. ऑब्वियसली उनका जो इनकम टैक्स है ये सारा, ठीक है. एंड यू आर पेइंग व्हाट एडिशनल ड्यूटीज, यू आर नॉट पेइंग सुपर टैक्सेस आर यू? नो, दे आर नॉट सुपर टैक्सेस बट जो एग्जिस्टिंग नॉर्मल टैक्सेस है दे आर क्वाइट अ लॉट. एंड व्हाट डू यू थिंक इज द ओवरऑल बर्डन आप ओवरऑल देखें ऑन एन एवरेज आपको 33-32% से समथिंग 33-32% 50% तक आपको एट कुछ जो स्पेशलाइज आइटम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसमें आपको पड़ जाता है. आई कांट इमेजिन कि अगर इतने ज़्यादा, मतलब खैर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है कि गवर्नमेंट कैन एक्चुअली स्केल डाउन टैक्सेस एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर्ग्यू अबाउट अ लॉट. तो फिर एक्चुअली योर प्रोडक्ट्स विल बिकम रियली कंपेटिटिव बिकॉज वो प्राइस के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क आ रहा है उसका. नहीं, और एक जो जनरल पॉपुलेशन को बहुत रिलीफ मिलेगा क्योंकि जो उसकी रिटेल है उसके हिसाब से नीचे आएगी. जनरल पॉपुलेशन डज नीड अ लॉट ऑफ हेल्प. अभी आपसे मैं बात जब कर रहा था तो यू अनवेल्ड दिस रियली स्टार्क रियलिटी के शायद जो मेडिकल डिवाइसेस जो है उनकी अफोर्डेबिलिटी सिर्फ 30% ऑफ पाकिस्तानी तक महदूद है, बाकी सारे तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते. तो दैट्स रियली स्ट्रेंज normally that I think but you are spending like $700 million a year on medical devices and yet you are more than 75-80% population is deprived. That's very, very disappointing. I think it is clear that unless we have a base of medical centered companies that are working from Pakistan, looking at Pakistani problems, making equipment which is designed to फंक्शन इन पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के, अगर पावर आउटेजेस भी हैं, ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, ज़्यादा सर्दी भी हो रही है, ह्यूमिडिटी जो भी है, हमारे लिए बहुत क्रूशल है. उसकी वजह यह है कि हमारा जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो है इस वक्त
कि जो इंडिया के साथ हम 4 दिन 5 दिन के लिए भी इंगेज होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जब ये वॉर के और बैटल ग्राउंड खुलता है आपके नेबरिंग स्पेशली जो स्टेट्स के साथ, जैसे इंडिया के साथ हमारा भी रिसेंटली 4 दिन के लिए इंगेजमेंट हुई, 3 दिन के लिए हुई, तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्टर्ब होती है वो सप्लाई चेन होती है। तो आपके कंटेनर्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका जो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइसेस हैं उनकी वजह से हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, एक्यूट शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। तो हमारे लिए तो बहुत क्रूशल है कि हम एटलीस्ट लाइफ सपोर्टिंग जो डिवाइसेस हैं और जो गुड्स हैं या फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। अब बिल्कुल इट्स ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। और फिर एक और साइड है इंडस्ट्रियल में जो रियालम के अंदर के जो मटेरियल और जो मटेरियल्स जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल के अंदर APIs है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं, फिर उनकी इधर पैकेजिंग होती है, टैबलेट्स और कैप्सूल्स में के फॉर्म में वो बनते हैं, फिर उनकी ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस को बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल बाहर से लेना पड़ता है। तो ये जो रॉ मटेरियल की जो इंडस्ट्री है ये भी लगना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये डिपेंडेंसीज आपकी रहेंगी, आपका क्या नाम है एंगेजमेंट हो इंडिया के साथ या अपने हो या ना हो, वो डिपेंडेंसीज हैं आपकी। किसी वक्त भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, किसी भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। I see. तो और India is one of the larger producers of raw materials, APIs और active pharmaceutical ingredients है। तो डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। असल में पता है बात क्या है, आपका बिजनेस जो है वो इतने एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है कि आई थिंक अभी तक हम जो है ना एक एस्पेक्ट की डिटेल के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जा पा रहे, बट वी हैव टू कम टू सम काइंड ऑफ क्लोज। एंड आई थिंक मैं आपसे अभी आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज टू यंगर एंटरप्रेन्योर्स। मैंने देखा है कि आपकी फैक्ट्री का भी जब विजिट हुआ था तो यू लाइक वर्किंग विद यंग पीपल, एंड आपका एक एकेडमिक बैकग्राउंड भी रहा है, नस्ट के अंदर भी आप रहे हो। So what would you tell all the नई खेपी of biomedical engineers कि क्या उनको करना चाहिए, किस तरह वो अपनी लाइफ स्ट्रक्चर करें, किस तरह अपने प्रोफेशंस और करियर्स को स्ट्रक्चर करें और अपनी तवज्जो किस पे रखें? बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए वही मेरा मैसेज है जो अभी मैंने बात भी की, कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अचीव करें, अपने अंदर इनकलकेट करें किसी तरह भी, जो एक बड़ा एक रेजिलिएंट होता है, उस कंसिस्टेंट होता है, वो चैलेंजेस को देख रहा है, लड़ रहा है, ठीक है ना, और वो मेंटली तैयार है कि सारा वक्त चैलेंजेस को उसने लड़ना है। वो डिसअपॉइंट नहीं होता, वो शैटर्ड नहीं होता। किसी भी चीज़ को बनाने का प्रोसीजर, किसी भी चीज़ को रेगुलेटरी अप्रूवल, बॉडी से अप्रूव करवाने का प्रोसीजर, बिजनेस के जो स्किल्स हैं, फाइनेंशियल स्किल्स हैं, स्टार्टअप या किसी कंपनी को चलाने के स्किल्स हैं, वो सीखें साथ। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं और ये चीज़ें आपको सीखनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है ना। आपको ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स आने चाहिए कि आपने कैसे टीम्स को लीड करना है, जोड़ के रखना है और उनसे आउटपुट लेनी है, और मैक्सिमम यील्ड लेनी है। तो ये चीज़ें सीखें। अगर ये चीज़ें, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर ये चीज़ें आप सीखेंगे नहीं, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। आपकी जितनी मर्जी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी आपने बड़ी अच्छी बना ली है, बट अगर वो मेडिकल ग्रेड नहीं है और उसको आपको पता ही नहीं रेगुलेटरी अप्रूवल कैसे लेना है और उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है और उसको कैसे उन ऑपरेशंस को चलाना है और उसको मार्केट में कैसे लेके जाना है, कहाँ से लेके जाना है, किसके थ्रू लेके जाना है, और मार्केट है भी है तो कहाँ पे है, तो यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो ये आपने डॉक्टर साहब से बात सुन ली है और आपने गौर से आपको सुनना चाहिए कि हारना का माइंडसेट नहीं है, फाइट करते रहना है। देयर इज नो एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट हाँ, कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। और नॉलेज का, अगर नॉलेज मिसिंग है तो उसको आप कवर करें, उसको जो है आपने फंसना नहीं है। बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर्स का पता हो जो आपके अराउंड है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों का पता हो। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इस इंटरव्यू के बाद आपकी वो कंपनी के अंदर जॉब्स का भी एक वो इंटरेस्ट आ जाएगा। आई एम श्योर कि क्योंकि देयर इज जस्ट सच अ शॉर्टेज ऑफ सच कंपनीज इन द कंट्री एंड देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर आल्सो कमिंग फ्रॉम द कंट्री। तो आई थिंक ओवरऑल आई रिमेन पॉजिटिव दैट देयर इज ग्रोथ इन दिस सेक्टर। एक्सपोर्ट की तरफ भी चीज़ें जाएंगी और एक न्यू जनरेशन ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड बायोमेडिकल इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर पैदा होंगे। एंड विद ऑन दैट नोट हम आज का शो कंप्लीट करते हैं। आई थिंक अगर गवर्नमेंट के एंड के ऊपर कुछ हो सकता है तो मे बी एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क किया जाए and try to make a graduate that is more suited towards business instead of going abroad and doing work for somebody else. So with that note, my name is Saeed Al Ihsan. Thank you for Liberty Talk.
एंड टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।